हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, अपना जो कल वाला टॉपिक था एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उस टॉपिक के अंदर मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है कि एक तो भाई जो 3D सीरीज है उसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है और सबसे छोटा साइज किसका होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, मैं उसको इनाम के तौर पर 100 रुपये दूंगा, डायरेक्ट उसके फोन पे के द्वारा उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। लेकिन कल बच्चों को ये प्रॉब्लम आई कि कई बच्चे जहां लाइव चैट नहीं होती क्या, वहां क्वेश्चन का आंसर देने लगे। तो ध्यान में रखना बेटा, आज के बाद में जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट वाले कमेंट बॉक्स में नहीं देना है। जो नॉर्मली वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है ना बेटा, उसके अंदर वीडियो खत्म होने के बाद आपको देना है। और जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा उसके अकाउंट में 100 रुपये डाले जाएंगे 100%। और जो बच्चा विजेता होगा उसका नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो भाई हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। आज का बेटा हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझिए क्या भाई, हिंदी में लिख दो ना सर, काहे को दिमाग खराब कर रहे हो। संक्रमण, क्या भाई, संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी बोल दो या आयनन ऊर्जा बोल दो, बात एक ही है। अरे कोई दिक्कत है क्या? और आयनन ऊर्जा को शॉर्टकट में मैं आई से लिखूंगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक है संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा। अब देखिए, हमें आज संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, यानी कि आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन तो याद है क्या? अरे बोलो, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, और अगर नहीं याद है तो नो लिख दो। क्योंकि अगर आपको याद होगी तो भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, और नहीं याद होगी तो भी मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊंगा। तो देखिए भाई, कई बच्चों का जवाब आ रहा है यस यस यस। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि क्या क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को यह तो पता है क्या कि भाई आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी आप किसे कहते हो? हाँ सर, आपने 11वीं क्लास में बता रखा है कि आयनन ऊर्जा का मतलब होता है एक उदासीन, ध्यान सुनना, एक उदासीन विलगित, अब या तो ना, एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की, जितनी ऊर्जा की, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? आयनन
ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। शायद मैं उम्मीद करूंगा कि आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी की डेफिनेशन तो आपके पहले से याद थी। अगर नहीं याद थी तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि मान लो बेटा आपके पास एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है और उसके बाह्यतम कोश में से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि वो जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन क्या लगा के रखते हैं? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगा के रखते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी और जो आप ऊर्जा दोगे उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा। अरे यस की नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास ए। अब ए का मतलब समझते हो ना? अरे ए का मतलब समझते हो ना? ए मेरे पास क्या कोई भी एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके वैलेंस सेल में से, इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। अरे यस की नो? एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो बता बेटा क्या बन जाएगा? ए प्लस। यानी ए प्लस का मतलब क्या है कि ये उदासीन विलगित गैसीय परमाणु था ना, इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अरे यस की नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ इसके बाह्यतम कोश में से यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी इस उदासीन परमाणु को यदि धनायन में चेंज करना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। और उस ऊर्जा को आप क्या बोलोगे? आई। क्या बोलोगे? आई। बोले तो आयनन ऊर्जा। और एक बात बताओ, आपने इस उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसे बोलते हैं IE1। बोले तो प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब आप ये चाहते हो कि इस उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो मैंने आपको 11th क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, आप किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकाल सकते। आपको इलेक्ट्रॉन 1 by 1 करके निकालने पड़ेंगे। पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो होगी प्रथम आयनन एंथैल्पी। फिर जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उदासीन परमाणु धनायन में चेंज हो जाएगा, फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे बोलते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। इसी प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो ऊर्जा दोगे उसे बोलेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। और 11th में मैंने आपको बताया था कि क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान उत्तरोत्तर बढ़ता। जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या है बेटा? एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है और इसके बाह्यतम कोश में से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो ऊर्जा दोगे उसे आप बोलोगे प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गया? ए प्लस में। अब बताओ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो ए में से निकालोगे या ए प्लस में से? कमेंट बॉक्स में जवाब दो मेरे को, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो ए में से निकालोगे या ए प्लस में से? ए प्लस में से। वेरी गुड। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप किस में से निकालोगे बेटा? ए प्लस में से। किस में से निकालोगे? ए प्लस में से निकालोगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए प्लस में से मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो किस में चेंज हो जाएगा? ये ए प्लस से 2 में चेंज हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? और आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा, जिसको आप क्या बोलोगे? IE2। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसको आप क्या बोलोगे? द्वितीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब मान लो आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ए में से निकालोगे या ए प्लस में से या ए प्लस 2 में से? ए प्लस 2 में से। इलेक्ट्रॉन हमेशा आप सब जानते हो 1 by 1 करके निकाले जाते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? और जो आप एनर्जी दोगे उसे बोलोगे आप तृतीय आयनन एंथैल्पी या तृतीय आयनन ऊर्जा। किस में चेंज हो जाएगा? ये A+3
गैस और इलेक्ट्रॉन। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और 11th में मैंने आपको बताया था कि क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान एक कॉन्सेप्ट है बेटा, हमेशा नहीं होता, जनरली। ये जो वर्ड लिख रहा हूं बेटा, देखो हर शब्द हर एक बात में लॉजिक होता है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो हर एक बात में लॉजिक होगा बेटा, हर एक बात में लॉजिक होगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखो जनरली हम ये जानते हैं कि क्रमागत आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा की बात है, ठीक है ना। क्रमागत आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान उत्तरोत्तर लगातार बढ़ता है। और समझ गए ना? ये लाइन पढ़ लो, शायद आज मैंने रंगीन शर्ट पहन रखी है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान उत्तरोत्तर बढ़ता है। पढ़ लिया आपने? इसका मतलब यह है कि IE1 से ज्यादा होगा IE2 से ज्यादा होगा IE3। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? जनरली बोला है, हमेशा लागू नहीं होता, ये बात भी आप सीख जाओगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों होता है? कि पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है? उदासीन परमाणु में से निकलता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन, वो धनायन में से निकलते हैं। और धनायन का जो आकार होता है वो उदासीन परमाणु की तुलना में छोटा होता है। और साइज जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे यस कि नो? अब बेटा हम आते हैं संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा पर। तो ये तो मैंने एक बार आयनन ऊर्जा और रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है ना। अब बेटा हम आते हैं संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा पर आते हैं। देखिए बेटा, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हालांकि आधे से ज्यादा बच्चे जानते भी होंगे और नहीं जानते तो आप आगे इस चैप्टर में सीख लोगे कि बेटा ज्यादातर जो संक्रमण तत्व है, ठीक है ना, अधिकांश संक्रमण तत्व है। मैं लिख देता हूं इधर लिख देता हूं मैं। अधिकांश ट्रांजिशन एलिमेंट अधिकांश संक्रमण तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, बताओ बेटा कितनी होती है? अरे बोलो कितनी होती है? +2। कितनी होती है भाई? +2। ठीक है बेटा। ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सामान्य जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है। कोई एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो वो अपन एक अगला पॉइंट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मैं ये मान के चलता हूं कि इतनी बातें तो देखो बेटा आपको पता ही रहती हैं कि अधिकांश संक्रमण तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2। इसीलिए बेटा जो संक्रमण तत्व हैं उनके लिए द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन ऊर्जा या द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान ज्यादा महत्व रखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हम संक्रमण तत्वों के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान नहीं पढ़ते, तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान नहीं पढ़ते, ठीक है बेटा। हम ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, सुनना मेरी बात, हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा के मान बहुत कम पढ़ते हैं, तृतीय आयनन ऊर्जा के मान बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन हम ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और उसका रीजन ये है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोई एक दो को छोड़ दिया जाए, ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो +2 है। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था तभी तो आएगी ना जब आप उनके बाह्यतम कोश में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्या होती है? द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो ध्यान में रखना, संक्रमण तत्वों के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान ज्यादा महत्व रखते हैं। अरे यस कि नो? और एक बात बता देता हूं बेटा, क्योंकि संक्रमण तत्व के साइज में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। देखो आपने देखा भी था कि जब एक संक्रमण श्रेणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं, पहले साइज कम होता है, बीच में बराबर होता है, लास्ट में बढ़ने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो संक्रमण श्रेणी होती है ना बेटा, उस संक्रमण श्रेणी में जो तत्व आते हैं उनकी साइज में कोई ज्यादा कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए
इनकी आयनन एंथैल्पी के मान में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसकी आयनन एंथैल्पी पढ़ते हैं भाई, क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो संक्रमण तत्व हैं उनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, इसलिए हम द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो मेरे पास है कॉपर, कौन है? कॉपर, ठीक, और एक मेरे पास है क्रोमियम, कौन है? क्रोमियम। आप मुझे बताओ कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। कोई दिक्कत है क्या? अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कॉपर के बाह्यतम कोश में से, ध्यान सुनना, कॉपर के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। सुनना, कॉपर के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो कॉपर किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर प्लस में। किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर प्लस में। बताओ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 3d10, मैं लिख देता हूं यहां पर छोटा सा, यदि आपको दिखाई देता हूं, 3d10 4s1, ये कॉपर था। अब आप क्या कर रहे हो बेटा? कॉपर के, अब आप कर क्या रहे हो, जो कॉपर है ना, जो कॉपर है उसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो बताओ बेटा, जब कॉपर के बाह्यतम कोश में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? 4s में से। पहली इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जाएगा, बाह्यतम कोश से जाएगा, 4s से निकालोगे। तो बताओ बेटा कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d10। इसका मतलब ये कि कॉपर में से आप कैसे ना कैसे करके एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में से निकलेगा, और बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको आपने एनर्जी दी और बाहर निकाल लिया। इसका मतलब ये है, ये तो हो गई कॉपर की प्रथम आयनन ऊर्जा। मैं एरो के ऊपर लिख देता हूं IE1। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कॉपर के बाह्यतम कोश में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो बताओ बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉपर में से निकलेगा या कॉपर प्लस में से निकलेगा? तो कॉपर प्लस में से निकलेगा, तो कॉपर प्लस समान नहीं है, ये कॉपर प्लस है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो कॉपर प्लस में से निकलेगा, और कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10। तो यदि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉपर प्लस में से निकलेगा, ठीक है, ये लो। और कॉपर प्लस किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर प्लस 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d9। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप ऊर्जा दोगे उसे आप क्या बोलोगे? IE2, द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब एक बात बताओ, कॉपर की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? आप तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, कॉपर की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? तो आपका जवाब रहेगा सर, कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होगा क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन कॉपर के बाह्यतम कोश में से निकलेगा, 4s में से निकलेगा, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d10 विन्यास में से निकलेगा। और ये जो 3d10 ये पूर्ण स्थायी विन्यास है, फुलफिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और मैंने आपको बताया था कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। और अधिक स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे ध्यान सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई
कॉपर की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? तो आपका जवाब रहेगा कॉपर के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 3d10 स्थायी विन्यास में से निकलेगा और ऐसा करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, अब ऐसे बात करते हैं क्रोमियम की। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप जानते हो, बोलो। अरे भाई क्रोमियम का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते ही हो ना, बोलो क्या होता है? 3d5 4s1। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? 4s में से निकलेगा। और क्रोमियम किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमियम प्लस में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d5। क्या हो जाएगा भाई? 4s में से एक इलेक्ट्रॉन तो चला ही गया। ठीक, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको आप क्या बोलोगे? IE1, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब ऐसे, अब बताओ अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में से निकलेगा या क्रोमियम प्लस में से? क्रोमियम प्लस में से निकलेगा। तो क्रोमियम प्लस में से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3d5। ये भी क्या स्टेबल है? अर्धपूरित विन्यास क्या है? स्टेबल है। इसमें से यदि आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बताओ बेटा ये क्रोमियम किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमियम प्लस 2 में। और ऐसा करने के लिए आपको द्वितीय आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन का जगह 3d4। कोई दिक्कत है क्या? अब मेरा क्वेश्चन वही आपसे, बताओ क्रोमियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, क्रोमियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? क्रोमियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? तो नॉर्मल सी बात है, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो 4s में से निकलेगा, बाह्यतम कोश में से निकलेगा, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वो 3d5, सुनना, वो 3d5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास में से निकलेगा, अर्धपूरित स्थायी विन्यास में से निकलेगा। और अर्धपूरित चूंकि स्थायी विन्यास है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं इसके लिए भी जो द्वितीय आयनन ऊर्जा उसका मान ज्यादा होगा और प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, देखो सर 4s भी क्या है? अर्धपूरित है। 3d5 भी क्या है? अर्धपूरित है। फिर 4s में से निकालने के लिए कम ऊर्जा क्यों देनी पड़ रही है और 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा क्यों देनी पड़ रही है? तो उसका रीजन है बेटा, 4s बाह्यतम कोश है। 4s के इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से दूर है, नाभिक का अट्रैक्शन उस पर कम है, जबकि 3d उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन है। 3d किस में है? उपांत्य कोश में है, और उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान में रखना बेटा, अधिकांश जो संक्रमण तत्व हैं, अधिकांश जो संक्रमण तत्व हैं उनके लिए द्वितीय आयनन विभव के मान ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। उसका मेन रीजन तो ये है कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? न्यूनतम जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही सीखेंगे हम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चा सबसे पहले देगा उसको इनाम दिया जाएगा और उसका नाम अगले वीडियो में घोषित भी किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, और हाँ एक बात बता देता हूं, आंसर मेरे को विद इन 2 मिनट में चाहिए, 2 मिनट में चाहिए। हाँ ध्यान में रखना भाई, विद इन 2 मिनट, ध्यान में रखना। क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ 2 मिनट कौन से? जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद के 2 मिनट, समझ गए ना? क्वेश्चन ये है, मैग्नीज के IE1, IE2 एवं IE3 के मानों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बेटा,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करें, और वीडियो ने यदि आपके दिल में जगह बनाई है तो शेयर भी करें। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।